वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्जाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम यूपीपी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसमें, तो हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है सामान्य अध्ययन का। और इसमें हम सामान्य अध्ययन के 38 क्वेश्चन लेंगे, जितने क्वेश्चंस हमारे यूपीपी एग्जाम में आते हैं। तो हम इसे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से आइए प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें ये मोटिवेटेड मिलता है कि हम आने वाला वीडियो अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बात समझिए पहले। जैसे ऐसा कुछ आपको नाम मिलेंगे, किस नृत्य से संबंधित हैं लोग, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुर। ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति का नाम देगा या पूछ लेगा कि इस शास्त्रीय नृत्य से कौन से व्यक्ति संबंधित हैं। तो अगर हम बिरजू महाराज की अगर हम बात करें, अगर हम बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसमें हमारा होगा बिरजू महाराज थे कथक से। किससे थे? कथक से। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। तो बिरजू महाराज का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। अच्छा, बिरजू महाराज के साथ साथ और भी लोग हैं जिनका संबंध कथक से है। जैसे 2 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे नाम, लेकिन 2 नाम इंपॉर्टेंट है। एक कभी पूछा था लच्छू महाराज, लच्छू जी महाराज, ये भी कथक से संबंधित हैं। और अगला है बिंदा दीन, ये भी कथक से संबंधित हैं। ओके, और अगर हम बात करें, एक नाम है इसमें भरतनाट्यम की अगर हम बात करें, तो भरतनाट्यम से भी संबंधित कई लोग हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नाम एक पूछा जाता है बराबर। एक नाम है यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति। जैसे कि लिखने में थोड़ा से उतना साफ नहीं हो पा रहा है और आप लोग मैं बोल रहा हूँ तो समझ रहे हैं। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। ऐसा तो साक्षरता आपको पढ़ना है, किस राज्य में कम है, किस में ज़्यादा है। तो इसमें आप, ये तो राज्य पूछा है भारत के स्तर पर, ऐसे आपको यूपी के स्तर पर भी देखना होगा, यूपी के स्तर पर भी देखना होगा। तो हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? केरल में है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ है, सबसे कम, तो वो होगा बिहार। ये हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब हम थोड़ा सा यूपी की बात कर लेते हैं। अगर पूछ रहा है कि यूपी में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, किस जिले में है, जिला पूछेगा, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर। क्या बताएंगे? गौतम बुद्ध नगर। और अगर पूछता है कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, तो आप बताएंगे श्रावस्ती। क्या बताएंगे? श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद आ जाएगा बलरामपुर के बाद आ जाएगा बहराइच, यहाँ पर सबसे कम है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? बेसिक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे, आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद एक उन्होंने मठ की स्थापना किया था जिसका नाम था बेलूर मठ। ऐसा याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज के हो गए, स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ की स्थापना किए थे, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, तेल रिफाइनरी, यूपी का प्रश्न है ये। तेल रिफाइनरी कहाँ पर होता है, कौन सा जनपद अर्थात जिला प्रसिद्ध है? तुम्हारा आंसर होगा इसमें मथुरा।
क्या होगा? मथुरा होगा। मथुरा जो है रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। आइए हम 4 ऑप्शन और देखते हैं। बरेली, बरेली क्या है? बरेली के बारे में कुछ पॉइंटेड। बरेली जो है यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। बरेली यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। अगला हम देखें, अगर और कुछ पॉइंट देखते हैं हम। बरेली क्या हो गया? ये सबसे पूर्वी जिला हो गया। महोबा, महोबा में क्या होता है? सबसे ज़्यादा पान की खेती होती है महोबा में। मथुरा आपको पता है तेल रिफाइनरी हो गया। वाराणसी, वाराणसी में एक इम्पोर्टेंट अनुसंधान है, सब्जी अनुसंधान केंद्र, साग सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी में है। ओके, वाराणसी में है। सारनाथ भी कहाँ पर है? वाराणसी में ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक हम जानने का प्रयास करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? बताइए, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? बताइए, मुद्रा क्या है? मुद्रा से ही हम किसी वस्तु के मूल्य को मापते हैं। किसी वस्तु का मूल्य है, किससे माप देते हैं हम? मूल्य से मापते हैं, तो मूल्य का मापक है। मुद्रा क्या होता है? मूल्य का मापक है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनका मृत्यु हो गया था एक विमान दुर्घटना में। उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके सशस्त्र बलों जवानों आकस्मिक दुर्घटना हो गया। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। तो ये पूछ रहा है कि ये घटना हुआ कब था? ये घटना हुआ कब था? तो हुआ था 8 दिसंबर 2021 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? बताइए। जहांगीर। कौन? जहांगीर के आदेश पे अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। क्यों? कारण क्या था? क्यों जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिया था? अर्जुन देव के एक पुत्र थे जिनका नाम था खुसरो का उसके पिता जहांगीर से बैठता नहीं था और उसका अर्जुन देव खुसरो का साथ दे रहे थे। इसी वजह से जहांगीर जो थे अर्जुन देव को फांसी पर लटकवा दिए थे। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, और ये मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगर हम 14 नवंबर की अगर हम बात करें तो सब लोग जानते हैं कि बाल दिवस मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस गांधी के अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर मनाया जाता है। ये हमारा हुआ। 29 अगस्त खेल दिवस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। वैसे पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट करें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? बताइए, इसके रचयिता कौन है? किसने इसको लिखा है? बताइए। मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये किताब याद कर लीजिए, गीतांजलि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, अर्थात इसमें 3 सही हैं और 1 सही नहीं है। अब आप बताएंगे कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, बड़ा इमामबाड़ा, हम लोग जाते हैं इमामबाड़ा देखने, कहाँ जाते हैं? लखनऊ में। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। निशात बाग, एक बाग है निशात बाग, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। फिरोज शाह कोटला ये कहाँ पर है? दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला। हुमायूं का मकबरा ये इलाहाबाद में नहीं है। हुमायूं का जो मकबरा है यह है दिल्ली में, और इसे हाल ही में एक विश्व विरासत यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में
विश्व धरोहर के रूप में इसे अपनाया गया है। किसे? हुमायूं के मकबरा को। हुमायूं कौन था? हुमायूं कौन था बताइए? हुमायूं कौन था? ये था बाबर का लड़का था। बाबर का लड़का था हुमायूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन, कहीं कहीं चंद्रप्रभा जो है वन अभ्यारण्य भी कहता है ये, तो ये है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में तो है ही, पूछता है किस जिले में है, तो ये चंदौली में है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? यह चंदौली जिले में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1957 में। आप इसे चंद्र से चंद्रप्रभा और चंद्र से चा से चंदौली आप याद कर सकते हैं। ओके, यूपी के चंदौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन क्या थे? अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य संबंधित थे। तो अर्जुन क्या करते थे? धनुष बाण से बहुत माहिर थे। तो खेल के लिए दिया जाता है। किसके लिए? खेल कूद के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें जो है 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5 लाख दिए जाते हैं और प्रतिवर्ष अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिया जाता है और प्रतिवर्ष लगभग 15 खिलाड़ी को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। इंग्लिश में अगर पूछे तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कभी कभी भारत कोकिला ना लिख करके वो पूछ लेता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि सरोजनी नायडू को कहा जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला, स्वर की देवी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं ये। और पीटी उषा को आप सभी जान रहे हैं कि ये दौड़ने में बहुत तेज़ थी, तो ये दौड़ के लिए जानी जाती हैं। जैसे मतलब दौड़ने में बहुत तेज़ थी तो दौड़ के लिए जानी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सबको पता है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर हम जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें कि तीसरे उपराष्ट्रपति थे और गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। और बीडी जत्ती की बात करें तो ये उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति दोनों थे। बीडी जत्ती राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों थे। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यभार को ये संभाले थे। ओके, तो सबसे पहले राधाकृष्णन, तीसरे पे जाकिर हुसैन, चौथे पे गिरी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? बताइए, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, पता है सबको, उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र देता है। वैसे राष्ट्रपति को भी हटाया भी जाता है। अगर वो अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देगा ही, लेकिन अगर उसे किसी भी कारण से अगर किसी राष्ट्रपति को हटाना पड़े तो अनुच्छेद 61 में इनके खिलाफ एक महाभियोग लाया जाता है। इस अनुच्छेद 61 में महाभियोग ला करके इनको हटाने का प्रावधान है अनुच्छेद 61 में। ओके, अगला क्वेश्चंस कि हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से कौन से अंग प्रभावित होता है? हैजा एक रोग है जो जिसको हो जाता है उसकी आंत प्रभावित हो जाती है। हृदय अर्थात हार्ट हो गया, फेफड़ा अर्थात लंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें सबकी अलग अलग प्रॉब्लम। तो हैजा से क्या होता है? आंत की समस्याएं होती हैं। इसमें एक जीवाणु कारक होता है। हैजा जो है किसका कारक है? पूछ लेता है कि हैजा जो है ये जीवाणु कारक है कि विषाणु कारक है? तो आप बताएंगे कि ये जीवाणु कारक है। और जीवाणु कारक में जीवाणु का नाम पूछ लेता है तो आप लिख सकते हैं पाइब्रियो कालेरी
कालेरी से अर्थात कालरी से याद कर सकते हैं आप, तो इससे आंत जो है प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे नामित किया गया? बताइए। एलन मस्क को। ये कहाँ की पत्रिका थी? ये अमेरिका की पत्रिका थी। एलन मस्क को जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2021 सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनैन क्या है? मलेरिया की दवा है कुनैन। मलेरिया की दवा कुनैन है, उस दवा की ही नाम है कुनैन। लेकिन ये कुनैन जो दवा है वो किस वृक्ष से बनाई जाती है? तब याद कर लो, सिनकोना वृक्ष से। किससे? सिनकोना वृक्ष से कुनैन की दवा बनाई जाती है, जिसे मलेरिया में प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सबको पता है, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21। इसको ऑस्कर 1 के नाम से जाना जाता है। ऑस्कर 1 के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्यतः, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? गोबर गैस में मीथेन गैस निकलती है। अगर हम धान के खेत की अगर बात करें तो वहाँ से भी मीथेन गैस ही निकलती है। बराबर पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ गोबर गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यता के न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए, हमारे संसद के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। अगर पूछता है कि संसद में कौन कौन से चीज़ इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा का जैसे चुनाव होता है, तो अर्थात लोकसभा के चुनाव मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और प्रधानमंत्री चुनाव के लिए आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा में जो है इसमें मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए हमारी एज 30 वर्ष चाहिए। और कहीं न कहीं किसी राज्य या केंद्र से कहीं का वो राज्य नियुक्त, मतलब राजनीति के क्षेत्र में कहीं कोई सदस्य बन चुका हो, तब वह योग्यता मानी जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट, आप समझ लो कि तमिलनाडु में ही कुन्नूर है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में संबंधित विचार कीजिए। यह दुर्घटना MI-75 हेलीकॉप्टर से हुई है। इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बल जवान भी थे। पूरा देख लेते हैं हम। अगला कह रहा है कि यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सुलूर सैन्य अड्डे से वेलिंगटन की जाने वाली थी। तो हम इसमें जानना चाहते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो इसमें होगा सभी कथन इसमें क्या हैं, सही हैं। जितनी सारी चीज़ें थी सब सही हैं। दुर्घटना कोयम्बटूर सुलूर सैन्य अड्डे से वेलिंगटन नीलगिरी समय हुई है। तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है? बताइए। 25, क्वेश्चन नंबर 25। आप जानते हैं कैलकुलेटर जो है यह डिजिटल कंप्यूटर पे काम करता है। कंप्यूटर भी कई प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो ये हमारा कैलकुलेटर जो है ये डिजिटल कंप्यूटर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह ताप ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस वस्तु हो और अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो तो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहेंगे गलनांक। क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। ठीक है,
द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। लेकिन अगर कोई ठोस है और वह गैसीय अवस्था में चेंज हो रहा है तो उसे हम ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। जैसे फिटकरी कह रहा हूँ, कपूर को जो हम जला देते हैं तो ठोस तो रहता है, फिर वो गैसीय रूप धारण कर लेता है, तो ऊर्ध्वापातन क्रिया की वहाँ पे लागू होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में केन बेतवा परियोजना नदी हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना के लाभान्वित होगा, बताइए, लाभान्वित होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बुंदेलखंड दिया ऑप्शन, तो बुंदेलखंड क्षेत्र लाभान्वित होगा। वैसे जो ये केन बेतवा परियोजना है यह यूपी प्लस एमपी दोनों की मिक्स परियोजना है, दोनों को इस पे लाभ होगा। किसको? यूपी को भी, एमपी को भी। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है एमपी से सटा हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? बताइए। आलू में हम जानते हैं फैट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है, मुर्गा में नहीं पाया जाता है। अच्छा, अगर हम पूछें कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज़ों का मिश्रण होता है, एक कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कार्बनिक है, एक क्या है? कार्बनिक चीज़ें हैं। तो इसमें किस किस चीज़ मिक्सर होता है? तो इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलना प्रस्तावित हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, इसका होगा ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। क्वेश्चन नंबर 29। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? बताइए। देखिए, पहले किसी भी ध्वनि को मापने के लिए हमें डेसिबल, क्या कहते हैं? डेसिबल में नापते हैं। जैसे हम किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे हम ध्वनि को किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं, याद रखिएगा। अगर हम जो सिंपली बातचीत करते हैं किसी व्यक्ति से हम सिंपली बात करते हैं तो वह उसका जो है 30 से 40 डेसिबल होता है। उसका क्या होता है? शोर जो है 30 से 40 होता है। अगर हम 30 से 40, अगर हम विमान की बात करें तो या 140 से 150 पर जाता है। और अगर हम शोर की बात करते हैं तो शोर 80 प्लस अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे शोर माना जाएगा। ओके, 140 प्लस पे हम इस पे बात करते हैं। 100-120 तक सायरन होता है, सायरन जो गाड़ी में बजते हैं, ये सारे एक मापक हैं कि इतनी डेसिबल होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बताइए। पिक्सल, बाइट, किलो या बिट? क्वेश्चन नंबर 31, बताइए इसमें क्या होगा? बिट। क्या होगा? बिट से ही हम मापते हैं। जैसे एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो सबसे स्टोरेज माध्यम का इकाई क्या होती है? बिट होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। सब लोग जानते हैं कि 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मई को क्या मनाया जाता है? बताइए। रेड क्रॉस
दिवस, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत के किसी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी बनी थी। फातिमा बीबी पहली सुप्रीम कोर्ट की जज थी। सुप्रीम कोर्ट की क्या थी? जज थी। ओके, आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? कमेंट करके हमको बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो हम जानते हैं चौथा स्थान है। प्रथम पे हमारा राजस्थान हो जाएगा, उसका एमपी, महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। तो चौथा स्थान पे हमारा यूपी है। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35। भैया श्री सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, देखिए मदर टेरेसा को तो साहित्य का दिया गया था। ठीक, सॉरी साहित्य नहीं दिया था, मदर टेरेसा को शांति का दिया गया था। शांति का दिया गया था, मदर टेरेसा को शांति का दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी सेतु। कहाँ पर है? गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर है महात्मा गांधी सेतु। अच्छा, इसके बाद एक और बनाया गया है। जो ये महात्मा गांधी सेतु है, ये पटना और हाजीपुर को जोड़ती है। किसको? पटना प्लस हाजीपुर, जो कि बिहार में है, जोड़ती है महात्मा गांधी सेतु। और अभी जल्दी में साल और भर पहले एक और बनाया गया था जिसका नाम है भूपेन हजारिका। अगर इसके बाद अगर ये ऑप्शन में ना होता तो आप यही आंसर लगाते, भूपेन हजारिका। इसमें तो है नहीं ऑप्शन, बता दे रहे हैं। भूपेन हजारिका सेतु एक बनाया गया था जो कि असम प्लस अरुणाचल को जोड़ता है। किसको? अरुणाचल को जोड़ता है। तो यह बनाया गया था। यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र में उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मान सरोवर से इसका उद्गम होता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता है? देखिए, वर्षा होती है, वायु गति भी मानी जाती है, आर्द्रता मानी जाती है, लेकिन वृक्षों की संख्या से कोई मतलब हमें नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेट वगैरह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुआ था? बताइए, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुआ था। तो आज हम इसमें प्रैक्टिस नंबर 3 पे हमने 38 क्वेश्चन हमें सॉल्व किया। तो आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन, आप इसे बताएंगे। और जो भी चैनल पे हमारे नए हैं लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा कमेंट करें। अगर हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9672399001 है। इससे आप हमारे चैनल पे ऐड हो सकते हैं, हमारे उस पर व्हाट्सएप पे। वैसे हम इसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो है लिंक हम दे देंगे, आप उस पर ऐड हो सकते हैं। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम डिक्लेयर डेट आ गया है 17-18 फरवरी। थैंक्स।